बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्या है, इट वाज नॉट क्लियर कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बार में धीरे धीरे इस बात को बहुत सारे केसों में कहा गया, जैसे कुछ केस में कहा गया कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इन दिस केस SR Bommai केस इट वाज सेड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संघवाद है वो मूल तत्व है या मूल ढांचा है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसको बदल नहीं सकते हैं। तो आपको पता है कि देयर आर 3 वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से बदला जा सकता है। फर्स्ट, इट कैन अमेंडेड वेरी इजीली। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, 3-4 आर्टिकल जिनको बिल्कुल 50%, जैसे 100 लोग हैं टोटल, मान लीजिए हाउस में, पार्लियामेंट में 100 लोग हैं, लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है। तो मान लीजिए पार्लियामेंट में 100 लोग हैं, तो 100 में से 51 लोग कह देंगे बदल दो कॉन्स्टिट्यूशन, तो बदल जाएगा। इतना आसान तरीका है कुछ आर्टिकल को बदलने का। तो इसको कहते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा तरीका है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो है सिंपल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी प्रस्ताव को 51% लोग रखेंगे और फिर उस पर जब वोटिंग होगी तो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर होंगे, जो प्रेजेंट होंगे हाउस में और वोट दे रहे होंगे, वो 2/3 मेंबर होने चाहिए। इसका मतलब है 100 में से 67 मेंबर अगर सहमति व्यक्त करेंगे, फेवर में वोट देंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा। तो दूसरा तरीका जो बी में होता है ये होता है। और तीसरा तरीका जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, वो सी तरीका ये होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ स्टेट। यानी 2/3 मेजॉरिटी तो होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के बाद में जो राज्य हैं, 30 के करीब राज्य हैं, कितने राज्य हैं इंडिया में, तो उसके मोर देन हाफ स्टेट जो है, आधे से ज़्यादा राज्य इस बात पे सहमति व्यक्त करें कि हाँ हम इस अमेंडमेंट को करने के लिए राज़ी हैं। तो जो फेडरलिज्म से रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं या संघवाद से रिलेटेड जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें यही तरीका अपनाया जाता है कि आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है। आधे से ज़्यादा राज्य, स्टेट इस बात पर कंसेंट दें कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होना चाहिए, तब हो पाता है। यानी आपका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी की मेजॉरिटी भी है हाउस में, 2/3 मेजॉरिटी है, उसके फेवर में वोट दे रहे हैं 100 में से 67 लोग, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो पाएगा। फिर आधे से ज़्यादा राज्य भी इस बात को कहें कि हाँ अमेंड कर दो, तब अमेंड हो पाता है। तो ये 3 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। तो देखिए, जो फेडरलिज्म से रिलेटेड या संघात्मकता से जो रिलेटेड बातें हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है। ये तीसरा तरीका जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ स्टेट होती है, ये तरीका एडॉप्ट किया जाता है। तो SR बोम्मई के केस में जब से ये कहा गया कि फेडरलिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात इम्पोर्टेंट हो गई कि साहब अब बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है या अमेंड किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको पता है केस से केशवानंद भारती के केस में क्या कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है ना, होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको भी अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारी बातें हो गई। अब देखिए एक चीज़ और आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, सो वी विल टॉक इलेबोरेटली अबाउट द essential element of federal constitution. So first you know that there is the division of the power between the union and the states. So it is an essential element of the federal constitution that central government as well as the state government should be divided the power between each other. And this power are divided, by the constitution. So constitution itself divide the power between the union and the states.
तो संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सेंटर कितनी पावर रखेगा, स्टेट कितनी पावर रखेंगे। एंड ईच गवर्नमेंट, whether central government or state government, is independent in its jurisdiction and does not exercise the right and the power of other। तो अपने क्षेत्राधिकार में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज़ाद होती हैं, ठीक है ना, उनको फ्री हैं, अपना जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर कानून बना है, और एक दूसरे की पावर और अधिकारों का अपने हक में इस्तेमाल ना करें कि शक्ति किसी और को दी गई है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। तो ईच गवर्नमेंट शुड नॉट टेक द राइट एंड द पावर ऑफ द अदर गवर्नमेंट। तो दस द पावर आर डिवाइडेड एमंग द वेरियस कोलैबोरेटिव एंटिटीज़ इन फेडरलिज्म। और आपको पता होना चाहिए कि जो फेडरलिज्म है उसमें शक्तियों का बंटवारा विभिन्न जो सहयोगी संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, बहुत सारी वेरियस अथॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो ये सहयोगी संस्थाएं जो हैं, जो कोलैबोरेटिव एंटिटीज़ हैं, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पावर होगी, फाइनेंस कमीशन क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर होगी, हाई कोर्ट के पास कितनी पावर होगी। तो शक्तियों का बंटवारा होता है वेरियस कोलैबोरेटिव एंटिटीज़ के बीच में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ देयर पावर। और जो संविधान होता है उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है कि वो ऐसा काम ना करें जो कि संविधान में उनको अधिकार नहीं दिया है, या एक दूसरे की शक्तियों को वो इस्तेमाल ना करें, अपनी ही शक्तियों का इस्तेमाल करें। रेहान आगे जाओ। तो इसके बाद में द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दूसरा एलिमेंट है, उसको हम अगर इलेबोरेट करें, उसके बारे में ज़्यादा बातें कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो शक्तियाँ मिल रही हैं, ताकत मिल रही है, वो कहाँ से मिलती है? वो संविधान देता है उनको कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इतने राइट हैं आपके, इतनी आपकी पावर है, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो सारी शक्तियाँ मिल रही हैं वो संविधान से मिल रही हैं। एंड द फेडरल स्टेट डिराइव्स इट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो फेडरल राज्य होता है, संघीय राज्य होता है, वो अपना वजूद जो पाता है, उसका जो अस्तित्व निकल के आता है, वो संविधान से उसका वजूद निकल के आता है। संविधान ही उसको माई बाप होता है, ठीक है ना। संविधान गिव्स द बर्थ टू जस्ट different entities or different organs of the states. So in a federal system the constitution is considered the supreme law of the country. तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। आपको पता है किंग कैन डू नो रॉन्ग का कंसेप्ट चलता था पहले। तो तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते थे, राजा ने जो कहा वो कानून होता था। बट फ्रॉम देन when the constitution started, particularly perhaps in America first constitution was made, so the constitution became the king. constitution राजा बन गया। अब constitution के हिसाब से देश में जो भी संस्थाएं हैं उनको काम करना होगा। ये कहा जाने लगा कि अब राजा का जो कंसेप्ट था किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा कोई गलती नहीं करता, या माइट इज़ राइट, जिसके हाथ में शक्ति है उसी का कानून चलेगा, ये बात ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया। तो सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई एंड ऑल इंस्टीट्यूशन फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे जो संस्थाएं हैं वो संविधान के अंदर काम करती हैं, संविधान के हिसाब से काम करती है, संविधान ने जो कहा है उसी के हिसाब से काम करती हैं। तो केसी वेयर ने ये कहा है
कि सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ वेरी मच एसेंशियल, कि साहब सुप्रीमसी संविधान की होना ज़रूरी है अगर हम किसी स्टेट को फेडरल स्टेट कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने मान लीजिए पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी रख दी इंडिया में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जैसे कि इंग्लैंड में होता है, तो हम उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कि हम ये कहेंगे कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर संविधान सर्वोच्च होना ज़रूरी है कि संविधान की सर्वोच्चता मानी जाए, संविधान सबसे ताकतवर हो, सॉवरिन हो। तो इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर इट्स स्मूथ वर्किंग एंड इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। तो ये ज़रूरी है कि जब सारी स्मूथ वर्किंग तभी हो पाएगी जब इसको लिखा जाए और संविधान सुप्रीम है इस बात को माना जाए। अब तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नेसेसरीली बी डॉक्यूमेंटेड। अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहना चाहते हैं कि ये संघात्मक संविधान है तो उसको लिखा जाना ज़रूरी है, ताकि ये साफ क्लियर हो जाए किसके हाथ में कितनी पावर है। लेजिस्लेचर ये कहने लगे नहीं साहब मैं सुप्रीम हूँ, मैंने जो कानून बना दिया मेरी बात माननी पड़ेगी, तो संविधान उसको लिखा हुआ होगा तो ये बात पता चल सकती है कि भाई देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लो। मतलब समझाने के लिए तुम्हारे फेवर का कोई आदमी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठी हुई है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, वो लेजिस्लेचर के फेवर में जजमेंट नहीं देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट नहीं देगी या स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट नहीं देगी किसी दबाव से, क्योंकि उनको फ्री इस वजह से इंडिपेंडेंट इस वजह से बनाया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाएंगे कि इस आर्टिकल का मतलब ये है। तो ये अगर नहीं होगा तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू कीप द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट। अगर मान लीजिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम संविधान की सर्वोच्चता को बनाए नहीं रख सकते। रिटन नहीं है तो कोई कह देगा साहब, जैसे मान लीजिए कि कोई बात तुमने मुझसे आके कही, मैंने कहा भाई, तुमने कहा सर हमने बोला तो था कि आप क्लास ले लो और आप आए ही नहीं क्लास लेने। हमने तो बोला था। जब रिटन में होगा कि मैं लिख के दे दूंगा कि मैं क्लास लेने नहीं आ रहा, आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये हो जाएगा कि मैंने सब कहा था आपसे कि मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से नहीं आया था। नहीं तो मैं कह दूंगा कि अरे मैं तो गया था क्लास में, आप थे नहीं क्लास में। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना इस वजह से ज़रूरी है कि किस आर्टिकल का मतलब क्या है उसका मतलब भी समझा जाए और ये बात क्लियर हो जाए कि ये सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आसानी से हो सकता है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई मेरे फेवर में है ये बात, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी मेरे फेवर में, लिखित है नहीं, तो दोनों चिल्लाते रहेंगे कि भाई मेरे फेवर में। जब लिखित होगा तो जब झगड़ा होगा तो जुडिशरी के पास पहुंच जाएंगे कि भाई बता दो किसके फेवर में है ये बात। तो in case of the written constitution, the central and the state government will get clear understanding of their right। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ मिल जाएगी उनको कि भाई ये जो अधिकार हैं वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है। नंबर 4 आपको पता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो रिजिड या डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो जनरली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिजिड ही होते हैं या डिफ़िकल्ट इन अमेंड होते हैं, ठीक है ना। जो रिटन है तो इसका मतलब है उसको आप आसानी से बदल नहीं सकते हैं। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन रिजिडिटी का मतलब ये भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही नहीं जा सकता है। बदला जा सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीके से बदला जाएगा, उसको आसानी से नहीं बदल सकते जो रिटन है, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो द अमेंडिंग प्रोसीजर इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट। जो बदलने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, आसानी से नहीं बदल पाएंगे क्योंकि रिटन है, रिजिड है। तो द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट रिमेन एक्सक्लूसिवली विद ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बदलने की शक्ति है वो ख़ास तौर से हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें कि आप बदल दो, ऐसा भी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको बताया कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें बदलने के लिए मोर देन हाफ स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है,
रेटिफिकेशन ज़रूरी है कि आप कहो कि भाई हम बदलवाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट जब मोर देन हाफ होती हैं, आधे से ज़्यादा स्टेट इस बात को कह देती हैं कि हाँ बदलवाना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है। तो ख़ास किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो बदल दें कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि आपको पता है एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। राज्यसभा में राज्य के लोग आते हैं जो राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। यूपी से कुछ लोग आएंगे, एमपी से आएंगे, हरियाणा से कुछ लोग राज्यसभा में बैठेंगे। तो राज्यसभा की कंसेंट भी ज़रूरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। तो टू मेंटेन द सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू कीप द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट डिफ़िकल्ट। कि बदल ज़रूरी है कि अगर हम संविधान को सुप्रीम रखना चाहते हैं तो जो बदलने की प्रक्रिया है वो डिफ़िकल्टी हो, तभी संविधान सुप्रीम हो सकता है। अब देखिए सबसे लास्ट में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी या अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी, उसका क्या मतलब है। तो आपको पता है देयर इज डिवीज़न बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न ऑफ द पावर होता ही है। तो डिवीज़न ऑफ द पावर बिटवीन द टू इज़ डन बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, लिखित में बंटवारा किया जाता है शक्तियों का। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल दैट डिफरेंट गवर्नमेंट कैन इंटरप्रेट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर फेवर। तो ये हो सकता है, संभव है ये कि अलग अलग जो सरकारें हैं वो संविधान के प्रावधानों का मतलब अपने फेवर में लगाएं कि साहब ये मुझे शक्ति दे रहा है, ये आर्टिकल ये मेरे अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताने लगें। तो इन सच ए सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव द इंस्टीट्यूशन विच कैन प्रॉपरली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन फेयर एंड फ्री मैनर। तो एक संस्था होना ज़रूरी है जिसको हम ये ताकत दे दें कि भाई कोई झगड़ा होगा तो आप बिना किसी के दबाव के ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और झगड़े में कौन सही है कौन गलत है। तो एज रिगार्ड टू प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज़ एम्पावर्ड टू गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी को ये पावर है कि वो इंटरप्रिटेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशरी इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द अथॉरिटी। और ये जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा जुडिशरी के द्वारा संविधान का क्या मतलब है, ये सभी अथॉरिटीज़ हैं उन पर बाइंडिंग होगा, उन्हें मानना पड़ेगा कि जुडिशरी ने जो कहा है वो देश का कानून होता है तो उसको मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक